Hello dear students, today I will start the topic that is basic properties of charge. चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिविटी एज द वर्ड सजेस्ट, एडिटिविटी ऐड होना. एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है? द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी और ए सिस्टम इज इक्वल टू द algebraic sum of all individual electric charge located at different parts of the system or body. जो एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि जो टोटल चार्ज होगा किसी बॉडी पर और किसी सिस्टम में वो क्या होगा? इंडिविजुअल चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होगा. एल्जेब्रिक सम आपको मैंने पहले ही बताया था जब मैंने आपको बताया था कि चार्ज पॉजिटिव निगेटिव क्यों होते हैं. उस समय मैंने एग्जांपल दिया था. एल्जेब्रिक सम इज ऑलवेज विद देयर साइन पॉजिटिव 2 -3 +4. देन इफ यू ऐड ऑल दिस क्वांटिटी देन व्हाट यू विल राइट इन एल्जेब्रिक सम +2 +-3 +4. you always take this sign. This is algebraic sum. And arithmetic sum is like this. If I have one pencil, this chalk, and someone give me one more chalk, now I have 2. someone give one more, now I have 3. तो अब क्या है? क्वांटिटी बढ़ती जा रही है एडिशन से. इट इज अर्थमेटिक. और यहाँ पे क्या है? साइन डिपेंडेंट है. प्लस माइनस एंड प्लस पर. इवन यू आर एडिंग, आप अभी ऐड ही कर रहे हो लेकिन आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? +2 और +4 ऐड, दैट इज 6 -3. तो आंसर आपके पास क्या होगा? दैट इज 3. और अर्थमेटिक में क्या हो जाता? अर्थमेटिक में 3 2 5 9 बढ़ जाता. तो मास आपके पास है, मास में और मास डालो, 1 kg और 1 kg डालो तो मास बढ़ जाएगा. लेकिन चार्ज ऐसा नहीं. चार्ज में अगर आपके पास +2 कूलम है और -2 कूलम आपने दिया तो चार्ज क्या होगा? 0 हो जाएगा. तो एल्जेब्रिक सम होगा किसी भी सिस्टम में इंडिविजुअल चार्ज का. इसको ऐसा समझ लो, आपके क्लासरूम में बेंचेज हैं, देयर आर सो मेनी बेंचेज, और बेंचेस को एज्यूम कर लो चार्ज. तो उस क्लासरूम में कितना टोटल चार्ज होगा? तो उसमें हो सकता है पॉजिटिव बेंच भी हो और निगेटिव बेंच भी हो. तो पॉजिटिव बेंच अगर आपके पास 10 कूलम है, निगेटिव बेंच आपके पास 6 कूलम है, तो 10 - 6 दैट इज 4 कूलम. तो आपके क्लास पे टोटल चार्ज कितना होगा? 4 कूलम. और एग्जाम्पल, यू हैव एन बॉक्स. एक बॉक्स है आपके पास, उस बॉक्स में आपने चार्ज रखा है 10 कूलम +10 कूलम -6 कूलम. इस बॉक्स में +6 कूलम -2 कूलम. तो ओवरऑल इस बॉक्स पे कितना चार्ज है? तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज. तो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज आपका यहाँ पे कितना होगा? टोटल चार्ज, नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज इन बॉक्स कितना होगा? सम ऑफ इंडिविजुअल. तो +10 कूलम -6 कूलम -2 एंड +6. दिस वन गेट्स कैंसल. 10 - 2 दैट इज 8 कूलम. तो आपका नेट चार्ज कितना हुआ? 8 कूलम. और ये क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी. और ये क्या थे? इंडिविजुअल चार्ज. दिस वन इंडिविजुअल, दिस वन इंडिविजुअल, और ये सारे इंडिविजुअल चार्ज का सम दैट इज 8 कूलम. तो सिंपली है, उसे जस्ट आपके जो चार्ज हैं सिस्टम में और बॉडी में उसे आप एल्जेब्रिक सम ऐड कर दो. यही आपकी एडिटिविटी प्रॉपर्टी आपकी बताती है. तो हमने इसको समझ लिया क्या है एडिटिविटी प्रॉपर्टी. तो इसको हम थोड़ा सा वर्ड में और जनरलाइज फॉर्म में लिख लेंगे. लेट n number of charge are present. ओके, n नंबर ऑफ चार्ज हैं वो प्रेजेंट हैं इन ए बॉडी, इन ए बॉडी. ओके, से तो चार्ज के नाम हैं Q1, Q2, सिमिलरली
n तक, ये आपके पास हमारे पास चार्ज हो गए। देन टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? टोटल चार्ज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, देन टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Qn विथ देयर साइन, उनके साइन के साथ देना है, विथ देयर साइन, विथ साइन ऑफ चार्ज। साइन ऑफ चार्ज मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव, इनका सम होगा। तो ये आपकी एडिटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी बताती है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे आप देखो, लेट n बी द नंबर ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट इन ए बॉडी से Q1 Q2 Qn, देन टोटल चार्ज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इंडिविजुअल का सम कर देना है, Q1 प्लस Q2 प्लस डैश 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 Qn, और क्या लेना है? विद देयर साइन, दैट गिव्स द टोटल चार्ज। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसकी मैं एक छोटी सी भी डेफिनेशन आपको दे देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी वो डेफिनेशन। तो इसको आप देख लो, ये डेफिनेशन क्या है? चार्जेस कैन बी एडेड by simple rule of algebra, added by simple rule of algebra, that is if Q1 Q2 Qn charge are present in a body, then net charge is equal to Q1 plus Q2 Q। तो इन दिस वे आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये है क्या, इसको बच्चे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम फील करते हैं, तो मैं जनरल समझा रहा हूँ। पहले तो इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज नॉट ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी and it is a integral multiple of charge on one electron, that is Q is equal to plus minus n। इसका मतलब समझते हैं, जो हमारा चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, जैसे 2 3 इंटू चार्ज 2Q 3Q इन दिस फॉर्म। फ्रैक्शन नहीं आएगा, डेसिमल नहीं आएगा, 2.3 2.5 2.6 3.9, ये क्या है? डेसिमल नहीं आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल। जब भी होगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 10 गुना 1000 गुना, मीन्स जो चार्ज है अपने वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो उसी को यहाँ पे ये वर्ड में लिखा गया है, इसको ऐसा समझते हैं। 2.3 2.5 क्यों नहीं होगा? तो इसको ऐसा समझिए, आपकी क्लास में बच्चे हैं, जब कोई टीचर पूछता है क्लास में कितने बच्चे आए, तो आप बोलते हो 10 12 25 80 जो भी हैं। कभी ऐसा आपने बोला है सर 12.5 बच्चे आए हैं, सर 20.5 बच्चे आए हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या एक यूनिट है, और उसी को आपने देखा कि 10 तो 1 इंटू 10 10 बच्चे आए हैं, 1 इंटू 20 20 बच्चे आए हैं। ऐसा तो कभी नहीं कहा होगा सर 3.25 बच्चे आए हैं, 4.25 बच्चे आए हैं, या तो 4 आएंगे या 5 आएंगे। तो जब भी आएंगे कंप्लीट आएंगे। इसी तरह से जो चार्ज जो है जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसके आगे मैं और कुछ बात बताऊंगा, उसको भी आपको समझना है।
तो ये क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। उसी को यहाँ पे लिखा गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज नॉट ए कंटिन्यूस क्वांटिटी, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा, 2 कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज, 3 कर दिया मल्टीप्लाई तो 3 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज। और क्यों नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए, क्यों ऐसा हो गया? तो हमें पता है जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, उससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम से कम का चार्ज पॉसिबल नहीं, एलिमेंट्री चार्ज है। तो जो ये एलिमेंट्री चार्ज है, अब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ही चार्ज होता है इधर से उधर। अब इलेक्ट्रॉन को तो हम तोड़ नहीं सके हैं, आज तक इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ेंगे, तोड़ पा रहे हैं, तो क्या चार्ज अलग अलग पॉइंट में आ सकता है? हाफ हो पाएगा। एक इलेक्ट्रॉन है, दिस वन इज 1 इलेक्ट्रॉन, इसे हम तोड़ा तब तो ये 0.5 हो सकता है चार्ज, जो 1.6 है इंटू 10⁻⁹ कूलम है। अगर इसे डिवाइड बाई 2 2 पार्ट में बांट देते तब तो ऐसा होता, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं पाते। तो जब भी जाएगा तो कितना, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाएगा, आधा या 1/4 या 1/3 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो जब 1/3 1/4 इलेक्ट्रॉन जब नहीं जाएगा तो क्या, जब भी जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया। क्लास से बाहर जाएंगे तो 1 बच्चा गया, 2 बच्चा गया, 3 बच्चे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं 2.5 बच्चे क्लास से निकल गए। तो इसीलिए वो क्या होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा या एंटर करेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल में ही जाएगा, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं सकता, तो इसी को यहाँ पे वर्ड में लिखा गया है। और यहाँ पर चार्ज जो है स्टेप में इंक्रीज करता है, 1 2 3, जब उसको कहते हैं डिस्क्रीट फॉर्म। चार्ज इंक्रीज इन स्टेप वाइज, इन दिस वे, स्टेप वाइज चार्ज इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन है, स्टेप वाइज, स्टेप वाइज, और इसी को कहते हैं डिस्क्रीट। 1 2 3 4, जैसे सीढ़ियाँ चलते हैं ना, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी। नॉट इन कंटिन्यूस फॉर्म, इसी को कहते हैं डिस्क्रीट फॉर्म। कंटिन्यूस फॉर्म क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ एंड इन दिस वे इंक्रीज 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 इन दिस वे, ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फॉर्म, इंक्रीज यहाँ से यहाँ। तो ये कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं करता, स्टेप में इंक्रीज करता है। कंटिन्यूस कौन इंक्रीज करता है, मास। मास फॉर एग्जांपल 0 से स्टार्ट हुआ, 0.001 ग्राम, 0.002 ग्राम, इन दिस वे कंटिन्यूस मास कंटिन्यूस इंक्रीज होता है, चार्ज डिस्क्रीट स्टेप फॉर्म में इंक्रीज होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ इसमें और बातें आपको मैं समझाऊंगा। क्वांटा से क्वांटाइज बनाए, मिनिमम वैल्यू किसी भी क्वांटिटी की हम लोग जिसको ले रहे हैं, उसकी मिनिमम वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा। तो चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या है, क्वेश्चन ऐसा आया है आपके एनडीए में आया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा। और मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज क्वांटा क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁹, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्वांटा रेफर करते हैं, मिनिमम वैल्यू रेफर्ड एज क्वांटा इन द केस ऑफ दिस। अभी जो हम चार्ज का रेफरेंस ले रहे हैं, वैसे आगे और आप हायर लेवल पढ़ोगे। क्वांटाइज एक वर्ड है, जरूरी नहीं केवल चार्ज में यूज़ किया जाए, इट इज़ ए सिंपल वर्ड। ओके, तो ये हमने डिफाइन कर दिया। नाउ अब हमारे पास जो है इसको क्वांटाइज वर्ड जो आता है उसको क्या है, क्वांटिटी। कोई हमारे क्वांटिटी है उसी को हमने रेफर कर दिया है, क्वांटिटी से क्वांटाइज्ड वर्ड हमने रेफर किया है। ओके, इसको कब हम कहते हैं किसी भी क्वांटिटी को क्वांटाइज, तो जब जो वैल्यू है वो वैल्यू अपने मिनिमम वैल्यू से डिफाइन हो या फिर अपने मिनिमम वैल्यू के मल्टीपल से डिफाइन हो। ऐसा कोई वैल्यू जो अपनी वैल्यू के मल्टीपल से डिफाइन हो, जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁹ कूलम और इसका मल्टीपल 2 3 4, तो उससे जो डिफाइन हो, तो इसी को हम लोग रेफर कर देते हैं यहाँ पर, दैट इज क्वांटाइजेशन। मल्टीपल से ही उसको चेंज किया जा सके और किसी से नहीं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये तो हमारे पास था जो एक प्रिंसिपल था, सिद्धांत था प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस का। बट
एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे पॉइंट में भी आपको चार्ज मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल उसमें अपना माइंड नहीं लगाना, चेक नहीं करना है। जब चेक करने को बोले कि इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं, क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दे, तब तो आप उसे चेक करोगे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि नो नीड, कुछ और फाइंड आउट करने को बोल रहा है, लेकिन वहाँ पे चार्ज पॉइंट में मेंशन है, तब आप कभी फाइंड गलती से भी नहीं करना, क्योंकि हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, आप देखना पॉइंट में भी चार्ज मिलेंगे। क्या उसका रीज़न है? जब हम चार्ज लेंगे तो उसमें जिस तरह आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको मैंने कंटेनर में पाउडर भरा पड़ा है और मैंने आपसे बोला कि इसमें से 1 स्पून आप पाउडर आउट करो, तो आपने 1 स्पून पाउडर आउट किया, ये आपने 1 स्पून ली और इसमें पाउडर आउट कर दिया। अब मैंने बोला इसमें गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ी हेडेक हो जाएगी। पॉसिबल है क्या? हाँ, अब स्पून का मास और ग्राम उसे आप मेजर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप जब बड़ी बॉल इस तरह बॉल रखी हो, इसमें से मैंने बोला 1 बॉल आउट कर दो, तो आप आसानी से कर दोगे। और फिर मैं पूछूंगा अगर 100 बॉल भी रखी होंगी तो आप आसानी से काउंट कर दोगे। हाँ, अब इसके बाद 99 बॉल बची हैं। तो जब हम लोग डील करते हैं तो वी डील विथ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑल्सो, स्मॉल क्वांटिटी ऑल्सो। तो वहाँ पे ये जो 1-2 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, इसका 1000 करोड़ में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं भी काउंट हुआ तो उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। तो इन प्रैक्टिकल जो आपके क्वेश्चन होंगे, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब तक आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कुछ बच्चे की प्रॉब्लम्स आई थी जो मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि सर इसमें देखो पॉइंट में भी चार्ज दे रखा है, तो पॉइंट में चार्ज मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन अपने प्रॉपर वे से ही करना, उसको चेंज कुछ नहीं करना है। हाँ, जब क्वेश्चन में कह दे कि अब आप चेक करोगे ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तब आप चेक करोगे, अदरवाइज नो नीड टू चेक। तो आई होप आपको ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। और एक क्वेश्चन इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर चार्ज, इसको आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है फॉर एनडीए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फॉर चार्ज, चार्ज के लिए मिनिमम वैल्यू फॉर चार्ज, मिनिमम वैल्यू क्या होती है आपके पास? दैट इज क्वांटा। ओके, तो हम यहाँ पे फॉर चार्ज मिनिमम वैल्यू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? क्वांटा। ठीक है, फॉर चार्ज मिनिमम वैल्यू दैट इज क्वांटा इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वो क्या होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये होगा। ओके, और कितना होता है? दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा। सिंपली कहने का मतलब है आपका इंटीग्रल मल्टीपल, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 गुना चार्ज, 3 गुना, 4 गुना, 3.5 गुना नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे वेयर एन इज इंटीजर, वेयर एन इज इंटीजर, ओके, और ये ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ we'll see the property of charge, the property that is conservation of charge. As the word suggests, conservation, बचना, बचाना, conserve करना, preserve करना। क्या कह रहा है? The total electric charge of an isolated system. What is isolated system? For example, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। आपके स्कूल है, स्कूल में डिफरेंट क्लासरूम है, तो आपके क्लासरूम आपके स्कूल का एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। सिस्टम कैसे? क्योंकि उसमें सिस्टम में टीचर हैं, बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, बेंचेज हैं, सबने के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है उस स्कूल के अंदर। तो वो क्या? आइसोलेटेड, ना बाहर से कोई आ रहा है, बाहर से नहीं, उस क्लास के अंदर जो भी है
वो सिस्टम का उस पार्ट है। तो आइसोलेटेड, हमने उस क्लास को आइसोलेट कर दिया। जैसे कि आप कोरोना में सुना होगा आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स अलग कर देना। तो क्या कहा जा रहा है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो हमारे पास अगर किसी रूम में चार्ज रखे हुए हैं, 10 चार्ज रखे हुए हैं, तो ये चार्ज 10 ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल एक आपका क्लासरूम है, उसमें 10 बॉय और 10 गर्ल्स हैं। बॉयज़ के पास 10 फिजिक्स की नोटबुक हैं, केमिस्ट्री के पास, और गर्ल्स के पास 10 केमिस्ट्री की नोटबुक हैं। तो टोटल नोटबुक कितनी है, 20। अब क्या हो सकता है, बॉयज़ और गर्ल्स अपनी नोटबुक चेंज कर लें। फिजिक्स केमिस्ट्री नेगेटिव चार्ज है और फिजिक्स पॉजिटिव व्हाटएवर, तो अपनी क्या है इंटरचेंज कर सकते हैं, या चार्ज ना समझ के हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री नोटबुक इंटरचेंज करें। नोटबुक तो कम या अधिक नहीं हो गई, तो नोटबुक तो रिमेन कांस्टेंट। हाँ ये जरूर है, नेगेटिव पॉजिटिव इधर उधर हो गए। तो टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का उस रूम के अंदर 20 है, ना बाहर से कोई कॉपी आ रही, ना बाहर कोई नोटबुक जा रही है। क्लियर हो गया होगा। दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसको और अच्छी तरह डिटेल में समझाता हूँ। इन अनदर वर्ड्स, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जिस तरह एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ओके, क्यों नहीं किया जा सकता? तो चार्ज कोई बॉडी क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज हो जाती है बॉडी। जिसने गेन किया नेगेटिव, जिसने लॉस किया पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल। क्या इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को हम नहीं तोड़ सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। क्या हम जो आपके पास इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जब हम ना इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर चार्ज कैसे ख़त्म हो जाएगा या फिर बना जाएगा? तो इसीलिए हमने लिखा कि चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना ही हम इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, ना ही हम इलेक्ट्रॉन को ख़त्म कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। फिजिक्स की नोटबुक किसी बॉय के पास थी, गर्ल के पास पहुंच गई, तो क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह आ गई, लेकिन है तो इस क्लास के अंदर ही। तो इसलिए ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये हमारा डेफिनेशन थी। अब ये डेफिनेशन जब एटम बॉम्ब की डिस्कवरी हुई, तो ये डेफिनेशन कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई इस डेफिनेशन में। क्यों? बिकॉज फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन वी नो दैट E इज इक्वल टू mc²। एंड आपके 12th क्लास में आपका न्यूक्लियस है, वहाँ पे भी आपको पढ़ाऊंगा मास डिफेक्ट। तो हमने देखा है जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो मास डिफेक्ट आता है। मींस जो मास पहले था और बाद में जो न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो मास आया तो देखा कम होता है, उसी डिफरेंस को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। तो कुछ मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। नाउ मास इज डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब कंज्यूम हो गया इनटू एनर्जी। जब मास खत्म हुआ, और चार्ज क्या है, चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मास। मीन्स मास पे ही चार्ज होता है, पार्टिकल पे ही चार्ज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मास डिस्ट्रॉय मीन्स चार्ज ऑल्सो डिस्ट्रॉय। इसका मतलब चार्ज भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब ये कंट्रोवर्सी अराइज हो गई। तो उस समय ऐसा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया, उस समय की बात कर रहा हूँ। एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया कि जिससे हमारा ये रूल जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बचा रहे। तो उस समय ये ऐसा सोचा गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन जैसा ही एक और पार्टिकल होता है होगा। उस समय उसका नाम दिया गया था, आज नाम दिया गया है पॉजिट्रॉन। वो हमें दिखता भले ही नहीं, लेकिन है, ऐसा माना गया। और ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है तो बहुत तेज़ी के साथ आते हैं, और ये पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये दो पार्टिकल आए और बहुत हाई एनर्जी के साथ आते हैं और कोलाइड होते हैं, और इतनी तेज़ी से कोलाइड होते हैं। बहुत छोटे से पार्टिकल हैं, कोलाइड हुए बड़ी तेज़ी से, तो इनके परखच्चे उड़ जाते हैं, बिल्कुल इनका एक्सिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब कोलाइड होते हैं बड़ी तेज़ी के साथ, इनका एक्सिस्टेंस खत्म हो जाता है, और यहाँ से आपकी एनर्जी रिलीज होती है
दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कोलाइड हुए, कंबाइंड हुए, और क्या बना दिया इन्होंने? रेडिएशन, गामा रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वेव। नाउ मटेरियल नेचर वेनिस, अब पार्टिकल नेचर वेनिस हो गया, और वो क्या है? वेव नेचर जनरेट हो गया, मीन्स मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया जो बाद में सही हुआ। तो ये आपने क्या देखा? एक इलेक्ट्रॉन वेनिस हुआ, एक पॉजिट्रॉन वेनिस हुआ, तो ओवरऑल चार्ज अभी भी क्या है? न्यूट्रल रहा, चार्ज न्यूट्रल रहा। हमारे यूनिवर्स का भी चार्ज न्यूट्रल है, क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज इतने, पॉजिटिव चार्ज इतने। हमारे अर्थ का भी चार्ज हमारे क्या है? न्यूट्रल है। हमारे गैलेक्सी का भी चार्ज न्यूट्रल है, क्योंकि जितने निगेटिव उतने ही पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव बना है तो इसका मतलब उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के गया है, कहीं निगेटिव है तभी पॉजिटिव बना है, अदरवाइज नहीं बन सकता था। प्रीवियस वीडियो में आप देखना, मैंने एक्सप्लेन किया है। तो पॉजिटिव का एक्सिस्टेंसी मतलब है कि कहीं निगेटिव है, तभी तो पॉजिटिव क्रिएट हुआ है। तो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं है इस यूनिवर्स में। तो इसी के बेसिस पे हमने देखा, सोचा और फिर एनालाइज किया। तो एक इलेक्ट्रॉन जिसे पार्टिकल पॉजिट्रॉन, दोनों कंबाइंड हुए, बहुत तेजी के साथ एक दूसरे पे हिट किया, और पार्टिकल नेचर खत्म और वेव नेचर स्टार्ट हो गया। हीट फॉर्म वेव, आपकी गामा रेडिएशन इसमें रिलीज हुई। तो अब आप देखिए, एक निगेटिव वेनिस हुआ, एक पॉजिटिव वेनिस हुआ, खत्म हुआ, तो ओवरऑल चार्ज अभी भी क्या है? रिमेन सेम, न्यूट्रल। तो फिर से हमारा ये वाली डेफिनेशन हमारे पास सुटेबल, करेक्ट हो गई। नाउ अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया यहाँ पर, तो एक बात और इसमें आप मुझे बतानी है, ये जो कोलाइड होके ख़त्म हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इनको एक स्पेशल वर्ड दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ कोलिजन एंड डिस्ट्रक्शन, ये वाला, इसके लिए इज कॉल्ड एनिलेशन। एग्जाम में आता है व्हाट इज एनिलेशन, तो ये आपके पास, आपको ये बताना होगा कोलिजन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए कहेंगे, बड़े पार्टिकल के लिए नहीं, स्मॉल पार्टिकल, इनका कोलिजन होके जो डिस्ट्रक्शन होते हैं, ख़त्म हो जाता है, उसी को हम लोग प्रोसेस को कहते हैं एनिलेशन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब तो ये हमारे पास जो केस था जिसमें मैंने आपको बताया कि चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब कुछ ईयर पहले, अब तो कुछ टाइम हो गया, ऐसा देखा गया हैवी एलिमेंट्स को हमने गामा रेडिएशन पे रखा। प्लेटिनम बहुत हैवी एलिमेंट होता है, हार्ड होता है, ओके, उस पे हमने गामा रेडिएशन में रखा। तो हमने देखा उसका मास, कुछ साल पहले की बात हो गई, अब इस पे रिसर्च कंटिन्यू चल रही है, उस पे गामा रेडिएशन में तो उसका मास कुछ बढ़ गया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो गया है अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा हो गया है। तो ये कैसे हो गया? तो इसका मतलब जो उस पर रेडिएशन आ रहा है और प्लेटिनम की प्लेट पे पड़ रहा है, द रेडिएशन दैट इज कमिंग एंड फॉल ऑन द प्लेटिनम प्लेट, ये आपकी प्लेटिनम प्लेट है PT, और इस पे जो रेडिएशन आ रहा था, गामा रेडिएशन, इस पे फॉल हो रहा था, और इसका मास बढ़ गया, मास इंक्रीज हो गया, वेरी लिटिल, जो साइंटिफिक लेवल के पर ही हम मेजर कर सकते हैं, लेबोरेटरी लेवल पर बहुत स्मॉल बढ़ गया। तो ऐसा कैसे हो गया? तो यहाँ पर फिर उस समय आइंस्टीन ने कहा था, लेकिन प्रूव नहीं कर पाया था, मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो अब क्या कहा गया? एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास। तो इसी बेसिस पे कहा गया कि एनर्जी जो है वो भी किस में कन्वर्ट हो रही है? दैट इज कन्वर्टेड इनटू मास। तो हमारे पास रिएक्शन आया PT प्लेटिनम प्लस 2 गामा E प्लस E माइनस पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी केस हुआ। फिर अब हमने इस डेफिनेशन को जो थी मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके हमने इस डेफिनेशन को ऐसा लिखा, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉय इन पेयर एंड ऑल्सो क्रिएटेड इन पेयर।
पेयर में ही डिस्ट्रॉय होंगे। एक पॉजिटिव डिस्ट्रॉय होगा तो एक निगेटिव भी क्रिएट भी होगा, तो एक पॉजिटिव क्रिएट होगा, एक निगेटिव होगा। तो न्यू डेफिनेशन हमने इसको लिखी, चार्ज कैन बी क्रिएटेड, अभी ये क्रिएशन हुआ है, इन पेयर एज वेल एज डिस्ट्रॉयड इन पेयर, डिस्ट्रॉयड इन पेयर, पेयर में ही डिस्ट्रॉय होंगे और पेयर में ही क्रिएट होंगे। तो ये हमने नई डेफिनेशन यहाँ पर बनाई। ये अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास। तो यहाँ पे आपको मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की कंप्लीट डिटेल्स बताई है, जिसमें हमने ये देखा पहले कि चार्ज किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, किस तरह से क्रिएट भी हो रहा है, और डेफिनेशन को हमने उसके अकॉर्डिंग चेंज किया। अभी भी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन वही रहा कि जितने आपके पास चार्ज क्या है फिर न्यूट्रल ही रहा, जितने पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुए उतने ही निगेटिव चार्ज जनरेट हुए। तो ये हमारा कंजर्वेशन लॉ बच गया। इस डेफिनेशन को हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन डाल दिया कि क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन पेयर। तो आई होप आपको इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमारे पास इसकी डेफिनेशन आई।